हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। क्या आपने पिछला लेक्चर देख लिए हैं? हमने पिछला लेक्चर में क्या डिस्कशन किया था याद कीजिए। यस, आप सही सोच रहे हैं। हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का शुरुआत कर दिए थे। कौन सा चैप्टर? यस, वेक्टर। फिजिक्स में अगर आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्टअप करना है तो पहले छोटे छोटे मैथ्स आपको समझना पड़ेगा। तो ये चीजें हमने शुरू किए हैं। वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके सारे कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए आगे जब आप जाएंगे, जब आप 11-12 में जाएंगे, कुछ इंजीनियरिंग मेडिकल के प्रिपरेशन करेंगे, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से सीखना, इसको नोट करना, डाउट्स डिफिकल्टीज पूछना। ठीक है, यस। तो हमने लास्ट क्लास ना ऐसा इंट्रोडक्टरी कुछ चीजें बताया गया था, छोटी छोटी चीजें आपको बताया गया था। क्या हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास? जैसे कि हमने आखिरी में टाइप्स ऑफ वेक्टर लिए थे। कौन से टाइप्स ऑफ वेक्टर लिए थे? आप अगर ये लेक्चर्स नहीं देखे, अगर आपने पिछला लेक्चर देखे नहीं है तो इमीडिएटली पिछला लेक्चर्स देख लेना। पिछला लेक्चर्स देखने के बाद ये लेक्चर्स का आपको समझ में आएगा। ठीक है। इसलिए आप गुरुकुल क्लासेस के जो चैनल है ना, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना तो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा। सो पिछला लेक्चर्स को देखना अच्छे से। पिछले लेक्चर में वेक्टर को मैंने रिप्रेजेंट किया था। पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम स्केलर बोल सकते हैं या तो वेक्टर बोल सकते हैं। ओके, आप छोटे छोटे बच्चे हैं इसलिए आपके लैंग्वेज में बोल रहा हूं, छोटे छोटे बच्चे के हिसाब से बोल रहा हूं। ठीक है, आपके सामने अगर कुछ हो रहा है, आपको अगर कुछ देख रहे हैं, वो आपके लिए फिजिकल सिचुएशन है और उस फिजिकल सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज का रिक्वायरमेंट है जिसको आप माप सकते हैं, जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। और ये फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कुछ क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर और कुछ को बोलते हैं वेक्टर। डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। यस, आपको बोला था आप स्केलर बनना चाहते हो या वेक्टर बनना चाहते हो, है ना। यस, स्केलर वो है जिसको कोई डायरेक्शन ही नहीं होता, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस होता है। बट वेक्टर कौन है? वेक्टर वो है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का नीड होता है। उसकी वजह से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को लेके हम वेक्टर को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था। फिर आपको थोड़ा सा वेक्टर जो है ना उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये बताया था। वेक्टर को हमेशा हम एरो में रिप्रेजेंट करेंगे। एरो का जो लेंथ है वो आपको देगा मैग्नीट्यूड और एरो हेड वो क्या देगा? डायरेक्शन। ये बताया गया था। उसके बाद हमने कि कौन से डायरेक्शन हो सकता है, जैसे कि बच्चों को मालूम रहता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये सब कौन सा प्लेन में होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो ये सारे डायरेक्शन का भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दिया। करेक्ट, आपको बोला था कि नॉर्थ ईस्ट हमेशा नहीं बोल सकते। नॉर्थ ईस्ट बोलने के लिए कंडीशन क्या है, साउथ वेस्ट बोलने के लिए कंडीशन क्या है, ये भी हमने एक्सप्लेन किया था। और फाइनली हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर पे डिस्कस किए। वेक्टर भी कितने टाइप्स हो सकते हैं, पैरेलल वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर क्या है, नेगेटिव वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर क्या है, कोलिनियर क्या है, कोप्लानर क्या है और कोइनिशियल क्या है। ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास डिस्कस कर चुके हैं। और मैंने लास्ट क्लास बोला था कि आज के क्लास में लेक्चर नंबर 2 में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक वेक्टर रह गया था जिसका नाम क्या था? यस, यूनिट वेक्टर। ये मैं सबसे पहले डिस्कस कर लूंगा और उसके बाद हम वेक्टर को ऐड करने का तरीका हम ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। शुरू करते हैं आज के क्लास में। ये टॉपिक का नाम क्या है? यूनिट वेक्टर। ये भी वेक्टर का एक टाइप है। देखो, यूनिट वेक्टर के नीचे में छोटे छोटे वेक्टर दिखाया हूं। इसको क्यों दिखाया, थोड़ा सोचो आप। यूनिट वेक्टर को अगर कोई डिफाइन करे, उसको इस तरीके से डिफाइन करना चाहिए। यूनिट वेक्टर के लिए पहला नीड है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, इट रिप्रेजेंट्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अगर आपके एक वेक्टर दिया है, उसका जो डायरेक्शन है ना उसको ये रिप्रेजेंट करता है। और फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट ध्यान में रखना, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना है मालूम? यस, यूनिट का मतलब क्या? यूनिट मींस 1। इसका मैग्नीट्यूड जो है ना 1 है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार का वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर।
अब आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि सपोज आपको एक फोर्स दिया है, मान लेते हैं आपको फोर्स दिया है 20 न्यूटन। फोर्स क्या दिया है? 20 न्यूटन, और उसके डायरेक्शन दिया है अलोंग ईस्ट, ऐसा एक फोर्स दिया है। ठीक है, आप तो जानते हैं कि जो 20 न्यूटन क्या है, ये है मैग्नीट्यूड, और ये क्या है? डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है और ये है फोर्स का डायरेक्शन। वेक्टर वो है जो कि दोनों में एक्सप्रेस होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब मैं क्या करूंगा, ये जो फोर्स है, इस फोर्स को एक एरो में रिप्रेजेंट करूंगा। सपोज ये वो फोर्स है, दैट मींस जो फोर्स को मैंने आपको ऊपर दिखाया, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक एरो बनाया, और इस एरो के ऊपर लिख दिया एफ के ऊपर एक छोटा एरो। ये तो सिंबॉलिक फॉर्म है, ये एक अल्फाबेटिक रिप्रेजेंटेशन है। देखा आपने, एफ के ऊपर भी एक छोटा सा एरो दे रहा हूं। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वेक्टर को अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये वो कंप्लीट वेक्टर है जिसको मैंने यहां पे एक्सप्रेस किया हूं। अगर आपको इसके लिए, दैट मींस इस फोर्स के लिए, अगर आपको यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है, बोले तो ये डिफाइन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप एक छोटा सा वेक्टर ले लीजिए। ये छोटा वेक्टर को देखिए। ये छोटा वेक्टर क्या है? इसको ना मैं एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं। ये जो छोटा सा वेक्टर मैं आपको बनाया, इस वेक्टर का मॉड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। इसका डायरेक्शन क्या है? जिसके लिए आप डिफाइन कर रहे हो, उसका जो डायरेक्शन है, ये उसी का ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका नाम है यूनिट वेक्टर। इस छोटा वेक्टर को मैंने सिंबलाइज कैसे करूंगा? यस, इसको थोड़ा सा ना अलग से सिंबल दे देते हैं। इसको एफ क्या लिख लेते हैं। एफ क्या है? पूरा वेक्टर है। एफ क्या है? उसका यूनिट वेक्टर है। फाइन, यस। सो ये जो यूनिट वेक्टर है, सो इसको मैं ऐसे एक्सप्रेस करूंगा कि एफ क्या है, थोड़ा सा लिख भी लेते हैं। एफ क्या है? यूनिट वेक्टर। एफ क्या है? यूनिट वेक्टर which is defined, जिसको हमने डिफाइन किया, which is defined for एफ वेक्टर। एफ वेक्टर क्या है? कंप्लीट फोर्स से, ये कंप्लीट वेक्टर है। उसके लिए हम एक यूनिट वेक्टर डिफाइन किए हैं जो कि उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसको मैंने क्या लिखा? एफ कैप। अगर किसने बोलेगा कि मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एफ कैप इज इक्वल टू क्या लिखोगे? यस, आपको 1 लिखना पड़ेगा, बिकॉज अभी मैंने बताया था कि इसका नाम क्या है? यूनिट वेक्टर, इसलिए इसका मॉड कितना आएगा? 1 आएगा। ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आप समझ पा रहे हैं? यस। सो एक छोटा चीज है बेटा, देखो कि मैथमेटिक्स में क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड है उसके लिए ना एक सिंबल यूज होता है। मैथमेटिक्स में मैग्नीट्यूड के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? इसको मैं कहां देखूं? थोड़ा यहां देखिए। कई बार बच्चे जो है, एक बच्चा मुझे ये शायद क्वेश्चन पूछा था कि मैंने बुक में एक सिंबल देखा था, वो सिंबल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप भी अगर वेक्टर को बुक में देखेंगे ना, आपको कई सारी जगह में ऐसा सिंबल दिखेगा। जैसे कि ये देखो, एफ, दोनों साइड 2 ऐसा लाइन दिखेंगे, है ना, ऐसा 2 स्टैंडिंग लाइन दिखेंगे। बच्चों को क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग लाइन, है ना। तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये जो है, ये बच्चे बुक में देखते हैं और पूछते हैं, अरे सर ये कौन सा सिंबल है? यस, ये सिंबल कौन सा है मालूम? इस सिंबल को बोलते हैं मॉडुलस। सिंबल का नाम क्या है? मॉडुलस। ये इसको शॉर्टकट में मॉड बोल देते हैं। तो ये जो मॉडुलस है, अगर ऐसा लिखा गया है तो आप ना इससे सिर्फ क्या मिलेगा? एफ लिख देना। ये सिंबल ऑपरेट होने से आपको सिर्फ उस फोर्स का मैग्नीट्यूड मिलेगा। ओके, सो दैट मींस ये जो सिंबल यूज हो रहा है, हम इसको क्या बोलेंगे? मॉडुलस। ये मॉडुलस ऑफ एफ वेक्टर, ये ले रहा हूं मैं, या इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? मॉड, ऐसा मॉड बोल देते हैं, है ना। तो मॉडुलस ऑफ एफ वेक्टर, ये सिंबल ऑपरेट होने से आपको क्या मिला? ये डायरेक्शन हट गया क्या? नहीं। ये जो ऊपर छोटा एरो था, ये दिख रहा है क्या? छोटा एरो नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं? इसमें डायरेक्शन नहीं रहा। ये सिंबल ऑपरेट होने से डायरेक्शन निकल जाता है, आपको सिर्फ क्या मिलता है? मैग्नीट्यूड। तो ये है, दिस इज द मैग्नीट्यूड। ये सिंबल ऑपरेट होने से आपको सिर्फ क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड। दैट मींस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का ये कि मैथमेटिकल सिंबल है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। आगे के लिए बेटा ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। जहां पे ये सिंबल देखा उससे समझना सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है। इसलिए मैं जो लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ एफ कैप इज 1, मैं इसको इस सिंबल के साथ भी लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा? यस, एफ कैप, उसका मैग्नीट्यूड, मतलब ये सिंबल दे दिया, मॉडुलस सिंबल दे दिया, इज इक्वल टू 1। तो ये जो मैंने लैंग्वेज में लिखा था ना, उसको मैं मैथमेटिकल ऐसे लिख सकता हूं, मैथमेटिकल सिंबल के द्वारा ऐसे लिख सकता हूं कि जो यूनिट वेक्टर है उसका जो मॉड आएगा
उससे जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। समझ पा रहे हैं? यस, जो मैग्नीट्यूड है आपके यहाँ पे दिख रहा है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 20 न्यूटन। तो ये सिंबल ऑपरेट होने से, मॉडुलस सिंबल ऑपरेट होने से आपको सिर्फ क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड। आगे के लिए ध्यान में रखना, इसको थोड़ा सा बाजू में ना लिख लेना, इसको नोट डाउन कर लेना अलग सा, ये अलग से मैंने आपको बताया, कंफ्यूज मत होना। तो बेटा ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए। मैंने अभी तक आपको यूनिट वेक्टर को डिफाइन करके दिखाया। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर का जो मॉड है, जो मैग्नीट्यूड है, वो होना चाहिए 1 होना चाहिए और इससे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना चाहिए, है ना। यस, सो मैं आपको एग्जांपल बताया कि इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका सिंबॉलिक फॉर्म भी दिखाया। सोचिए अगर आपके समझ में आ गया है, अगर आप इसको समझ पा रहे तो एक बात है, और एक बात क्या है कि कभी कभी आप मैथमेटिक्स बुक में आप ना एक्सिस देखा होगा, एक्सिस का नाम सुना होगा, आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आप एक्सिस का नाम सुना होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नाम सुने ना। यस, जो एक्सिस है, जो आपने नाम सुना है, उस एक्सिस का जो डायरेक्शन है उसके अलोंग भी हम यूनिट वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। दैट मींस एक्सिस का भी डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ये अगर एक्स एक्सिस है तो ये क्या है, वाई एक्सिस है, देखा क्या नहीं। यस, तो थोड़ा सा उस चीज को ना मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर लेता हूं। सपोज हम क्या करते हैं, 2 डायमेंशन में एक्सिस लेते हैं। 2D नाम तो सुनते हो ना, 2D 3D पिक्चर, 3D पिक्चर सुनते हो क्या नहीं? दोनों में क्या डिफरेंस है? 2D बोले तो क्या है, एक प्लेन में दिखाना है, 2D को एक प्लेन में दिखाना। 3D बोले तो क्या है, ये स्पेस जो है, 3 डायमेंशनल स्पेस है, उस पे रिप्रेजेंट करना। चलिए 2 डायमेंशन में हम कितने एक्सिस बनाएंगे? 2 डायमेंशन में यस हम 2 ही एक्सिस बनेंगे, ऐसा 2 एक्सिस बनेंगे। एक एक्सिस को नाम दे देंगे वाई एक्सिस और एक का नाम क्या दे देना, एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, समझ पा रहे हो? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो एक्सिस है ना, इनको भी एज ए डायरेक्शन हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में इनको डायरेक्शन एक्सेप्ट किया गया है। वेक्टर में जो डायरेक्शन है, जो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन दिख रहा है, ये कौन सा एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये कौन सा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इस डायरेक्शन को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं मालूम? इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है इसको लिखते हैं आई कैप। कैप तो दे देना, कैप एक सिंबॉलिक फॉर्म है। ओके, इसको मैंने क्या लिखा, आई कैप। आई कैप क्या है? आई कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली वाई एक्सिस में हम इसको क्या लिखते हैं, जे कैप। जे कैप क्या है, जो कि वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा बोलो कि अगर ये आई कैप है तो बताओ कि ये कौन सा होगा। अगर राइट साइड को आई कैप मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे, यस सब सही सोच रहे हो, माइनस आई कैप। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, यस अपोजिट डायरेक्शन। जब डायरेक्शन उल्टा होगा तो माइनस साइन आ जाएगा। सिमिलरली ये जे कैप है तो ये क्या होगा, ये होगा माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन में आपको दिखाया, ये 2 डायमेंशनल फ्रेम में दिखाया, 2 डायमेंशनल एक्सिस में दिखाया, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्या आपको मालूम है ऐसा 3 एक्सिस भी हो सकता है। 3D में क्या आएगा, 3 एक्सिस आएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस आएगा और अब तीनों एक्सिस में आप डायरेक्शन दिखा सकते हैं। तीनों एक्सिस कैसा आएगा, थोड़ा सोच सकते हैं। यस, चलिए जैसे मैं आपको 2D में एक्सिस दिखाया वैसे मैं 3D में दिखा सकता हूं। तब तक के लिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अब मैं क्या करूं, आई कैप को कैसे लिखूं? जैसे मैं एफ कैप को लिखा था, कौन बोलेगा मैं आई कैप को कैसे लिखूं? ऐसे लिखना पड़ेगा। आई कैप को हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई कैप इज इक्वल टू क्या, यूनिट वेक्टर। ये सब सही सोच रहे, यूनिट वेक्टर along डायरेक्शन, किसके डायरेक्शन, along डायरेक्शन ऑफ, इसको पॉज करके लिख लेना, यूनिट वेक्टर along डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आई कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर है किसके along डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। सिमिलरली जे कैप क्या है, जे कैप है यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये है यूनिट वेक्टर along, बताओ along डायरेक्शन ऑफ क्या, यूनिट वेक्टर along डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव क्या, वाई एक्सिस। तो कोई आपको बोले डिफाइन करो, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। यस, हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, समझ में आया? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके, जब आप नोट डाउन करना है तो पॉज करके भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको यूनिट वेक्टर के बारे में बता रहा हूं। अब ये बताओ कि इनका मॉड क्या होगा। कोई पूछे कि आई कैप का मॉड क्या होगा, जे कैप का मॉड क्या होगा, तो आप 1 बोल देना, आपको तो पता ही है, आपको मालूम है इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहां पे और एक चीज लिखूंगा कि जो आई कैप है
जो आई कैप है और जो जे कैप है उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जगह ना होने की वजह से मैंने यहां पे लिख लिया, थोड़ा सा यहां देखिए कि आई कैप का मॉड कितना आएगा, 1। यस, जे कैप का मॉड कितना आएगा, 1। यस, इनका मॉड 1 आएगा बिकॉज ये यूनिट वेक्टर है। फाइन, चलेगा। अब मुझे आप इजाजत दे दीजिए सबको मिटाने के लिए, बिकॉज मैं आगे कुछ बहुत ही अच्छे चीज बताने वाला हूं। यस, आगे एक चीज आप लर्न कर लीजिए। सपोज आपको रैंडमली एक वेक्टर दिया है, कौन सा वेक्टर दिया है? यस, आप ही बताओ। सपोज मैं एक वेक्टर को ए लिख दिया, ए वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर है। कौन बताएगा कि अगर इसका मैं मॉड सिंबल ले दूं, इसका मॉड दे दिया, अभी तो बोला था ये सिंबल का नाम क्या है, मॉडुलस। ये मॉड लगने से आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आपको मिलेगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना? यस। और आपको मालूम है कि ए कैप क्या है? आपको मालूम है कि ए कैप क्या है? ए कैप है उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ए के लिए जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है? ए कैप है। अगर मैं ए कैप का मॉड लूं तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। सो ए वेक्टर का मॉड लिखूंगा तो ए मिलेगा, ए कैप का मॉड लिखूंगा तो 1 मिलेगा, बिकॉज ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। समझ पा रहे हो? यस। तो अगर ऐसा है तो क्या बेटा देखो, हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम एक वेक्टर को, इस वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप, ऐसे लिख सकते हैं? सोचो, यहां फोकस करो, इधर उधर फोकस मत करो। इसको मिटा देता हूं। अच्छे से फोकस करो बच्चे, अच्छे से फोकस करो। ये क्या लिखा मैंने? ए वेक्टर को ऐसा क्यों लिखा? यस, ऐसा ही लिखना पड़ेगा, बिकॉज वेक्टर का मतलब क्या है? उसका मतलब तो ये है, वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैं बात से उसको मैथमेटिकल सिंबल में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन आ गया तो वेक्टर आ गया। मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन आ गया तो वेक्टर आ गया। यस, इसलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर ए इंटू ए कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों एक्सप्रेशन सही है। ऐसे लिखना क्या, दोनों तो सेम ही है, वो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दैट मींस हम मैग्नीट्यूड को अलग लिख रहे हैं, डायरेक्शन को अलग लिख रहे हैं। दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद हमको पूरा वेक्टर आ जा रहा है। तो ये पूरा रिप्रेजेंटेशन देखो। सो कोई भी वेक्टर को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वे। हम कोई भी वेक्टर को ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So this is called as representation of a vector in terms of its unit vector. क्या बोलते हैं? representation of a vector in terms of representation of a vector, जिसका नाम क्या है? A है। in terms of its unit vector, जिसका नाम क्या है? ए कैप। यस, ऐसा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी वेक्टर। सपोज आप बोलोगे नहीं मैं बी वेक्टर लूंगा। यस, बी वेक्टर को लिख देना, बी को लिखना बी इंटू बी कैप, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। कोई बोलेगा सी वेक्टर लूंगा। यस, सी को लिखना सी इंटू सी कैप। ये सी का मतलब क्या है? इसका मतलब है सी वेक्टर का मॉड इंटू सी कैप। खाली सी का मतलब क्या है? ये सी वेक्टर का मॉडुलस है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना? ये खाली बी का मतलब क्या है? इसका मतलब है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी कैप। समझ पा रहे हैं? ये मैग्नीट्यूड और ये क्या है? डायरेक्शन। ये सब लिख सकते हैं। तो ये भी आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? ओके बच्चे, अगर आपकी ये सब चीजें समझ में आ रहा है, अगर आपको मजा आ रहा है तो आप इसमें इन्वॉल्व हो जाइए, कंसंट्रेट करो, पेशेंस रखो। वीडियो देखते टाइम थोड़ा थोड़ा पेशेंस कमजोर हो जाता है। पेशेंस लग के वीडियो देखना और इसको लिखते रहना, है ना? ऐसे सोचना ये सारी चीजें आपके काम की चीजें हैं। इन्हीं को सीखकर आप एक स्ट्रांग फाउंडेशन बना सकते हैं। ओके, यस, हम गुरुकुल में हमेशा कोशिश करेंगे आपको जबरदस्त डेप्थ में, एकदम डेप्थ में फाउंडेशन सिखाने के लिए, जो गुरुकुल का स्पेशलिटी है। मैं भी कोशिश करूंगा फिजिक्स को जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके आपको डेप्थ में रिप्रेजेंट करूंगा, आपके हिसाब से करूंगा, बट कोशिश करूंगा अब जितने ज्यादा डेप्थ अकोमोडेट कर सकते हैं उतने ज्यादा डेप्थ में मैं आपको सिखा लूंगा। ओके, चलिए कोई बात नहीं। अभी नेक्स्ट इसको लिख लिया तो मैं इरेज कर लेता हूं। सो अगर आपको ये समझ में आ गया है, ये आपको क्या समझ में आया?
ये आपको यूनिट वेक्टर के बारे में समझ में आ गया है। ओके, so by this way we complete the discussion on types of vectors. So types of vector का डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, अगला टॉपिक का नाम है वेक्टर एडिशन। वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। पर उस टॉपिक से पहले हमें एक छोटा टॉपिक लर्न करना पड़ेगा। एक छोटा टॉपिक लर्न करना पड़ेगा। कैसा है देखो, और उस टॉपिक लर्न करने से पहले मुझे एक छोटा सा कहानी आपको सिखाना पड़ेगा। सोचो बेटा, देखिए हम अभी कौन सा टॉपिक सीखने वाले हैं, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक तो बहुत ही छोटा है, जिसका नाम है एंगल, एंगल बिटवीन। ओके, टॉपिक का नाम क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये एक छोटा सा टॉपिक अभी मैं ले लेता हूं, क्योंकि अगर आपको वेक्टर एडिशन सीखना है ना, तो आपको ये चीज का जरूरत पड़ेगा। थोड़ा सा फटाफट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। आप लोगों ने एंगल के बारे में क्या सीखे? यस, वही सीखे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, है ना? क्या बोलते हैं आप स्कूल में? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल। यस, कुछ उसके बारे में बात करेंगे, है ना बेटा। देखो, ये एंगल के बारे में सीखने से पहले थोड़ा बताओ कि सपोज मान लेते हैं ये आप हो, मान लेते हैं आप हो, आप बीच में खड़े हो, बड़ी आराम से शांति से आप खड़े हैं, आप यहां पे खड़े हो। अचानक क्या हुआ कि जब आप खड़े हैं तो क्या हुआ, ये देखो आपको आपके जो पापा है ना, आपके फादर जो है आपके ऊपर फोर्स लगाया, आपको उन्होंने खींचा। आपके पापा जो है आपको इस तरफ, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के आपको खींच रहे हैं। सोचिए क्या बोला था, आपको ही बताया था फोर्स क्या है, स्केलर या वेक्टर है। फोर्स क्या है? वेक्टर। यस, आपके पापा जो है ना, आपके फादर आपको खींचना चालू कर दिए, और उन्होंने आपके ऊपर कुछ फोर्स लगाया। उन्होंने कुछ फोर्स लगाया और उस फोर्स को हम F1 मान लेते हैं। इस फोर्स को F1 मान लेते हैं। ये कौन सा फोर्स है? आपके हाथ को खींचा जा रहा है। उस फोर्स को मैं कैसे दिखाऊं? यस, आपके हाथ के अलोंग उस फोर्स को दिखा दिया। ये देखो, ये फोर्स है जो आपके पापा लगा रहे हैं। तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? यस, आप उनकी तरफ खींचोगे, चले जाओगे, ठीक है? यस, आप चले जाओगे। तो जैसे फोर्स लगाया आप उनकी तरफ चले जाओगे। बट क्या हुआ कि उसी समय मम्मी ने भी आपको देख लिया। आपकी मदर जो है, आपका मम्मी जो है, गुस्से हो गए हैं। उन्होंने दूसरी तरफ से आके फोर्स लगाना चालू कर दिया। मम्मी जो है अब वो आ चुके हैं और वो आपको खींचना चालू कर दिए। देखो, तो राइट साइड से पापा आपको खींच रहे हैं, लेफ्ट साइड से आपके मम्मी जो है वो आके आपको खींच रहे हैं, और उन्होंने भी आपके ऊपर फोर्स लगाया। सपोज उन्होंने जो फोर्स लगाया उसको हम F2 मान लेते हैं। सो उस फोर्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? यस, आपके हाथ के अलग रिप्रेजेंट करूंगा। और आपने अपना हाथ को कैसे फैला दिया? ऐसे फैला दिया। आपके हाथ कैसे फैला दिया? इस साइड से कौन खींच रहे? मम्मी खींच रहे हैं। इस तरफ पापा खींच रहे हैं। आप किस तरफ जाएंगे? आप पापा की तरफ जाओगे या आप मम्मी की तरफ जाओगे? ये किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? ये सब समझ रहे हो? आप सही समझ रहे हो? आप किसकी तरफ जाएंगे वो डिपेंड करेगा कौन ज्यादा फोर्स लगाया, किस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि सपोज पप्पा ने जो फोर्स लगाया उसका मैग्नीट्यूड, ये सिंबल अभी बोला था, ये सिंबल का नाम क्या? मॉडुलस। पप्पा ने जो फोर्स लगाया उसका मैग्नीट्यूड सपोज 50 न्यूटन है, और मम्मी ने जो फोर्स लगाया उसका मैग्नीट्यूड सपोज 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन है। दैट मींस मम्मी की ताकत क्या है? ज्यादा है ना? यस, सो मम्मी की ताकत ज्यादा होने की वजह से उन्होंने 100 न्यूटन फोर्स लगाया। तो आप किस तरफ जाएंगे? यस, आप मम्मी की तरफ चले जाओगे। सिमिलरली अगर पप्पा का फोर्स ज्यादा होता, पप्पा का फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता, तो आप फादर की तरफ चले जाते, है ना? यस बेटा, एक बात एक एग्जांपल तरीके से ले रहा हूं, इसका अदरवाइज मत लेना। तो ये जो फोर्सेस आपको दिख रहा है, मैं जो बोलना चाहता हूं, इस कहानी में क्या हो रहा है? आप बीच में खड़े हैं, इधर पापा खींच रहे हैं, उधर मम्मी खींच रहे हैं, आपके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रहा है। तो बेटा क्या बता सकते हैं? क्या F1 फोर्स और F2 फोर्स, दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना होगा? बता सकते हैं? बता सकते हैं?
यस यस आप बता सकते हो। अब आप बता सकते हो आपको दिख रहा है दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, दैट मींस आपको ऐसे दिख रहा है F1 जो है ना ये इस तरफ है, ये F1 है, और ये कौन सा फोर्स है, ये F2 है। ये फोर्स है F1 और ये फोर्स कौन सा है, F2। देखो मैंने F2 के लिए मुझे थोड़ा बड़ा एरो बना देना चाहिए, बिकॉज मेरी मम्मी को ज्यादा ताकतदार बना दिया, उन्होंने ज्यादा फोर्स लगाया, उन्होंने 100 लगाया, तो इसलिए इसको छोटा एरो बनाया, इसको बड़ा एरो बनाया। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है, क्या एंगल है? जो आप समझ रहे हो सही है। ये दोनों फोर्स के बीच में ना एंगल आपको दिख रहा है, कितना एंगल दिख रहा है आपको, थीटा इज एंगल, ये दिख रहा है 180 डिग्री। So that means जब दो वेक्टर की डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, तो उनके बीच एंगल कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। और एक बात देखा मैंने, दोनों फोर्स दोनों वेक्टर को एरो में रिप्रेजेंट किया, और उस एरो में क्या दिख रहा है, दोनों एरो का क्या मिला हुआ है, दोनों एरो का क्या जॉइन है। यस यहाँ पे टेल से टेल मिला हुआ है, F1 का टेल से F2 का टेल मिला हुआ है। तो इससे क्या मालूम पड़ा, जब भी आप एंगल डिटरमाइन करेंगे तो आपको दोनों वेक्टर का टेल से टेल मिलाना है, टेल से टेल मिलाने के बाद आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? यस अब सोचिए अगर इस प्रकार का कहानी आपको ध्यान में आ रहा है, अब क्या हुआ, अब जो बच्चा बीच में खड़ा था उसने थोड़ा सा क्या किया, चालाकी किया, उसने अपने हाथ का पोजीशन बदल दिया। अब मैं इसको इरेज कर दूंगा, ओके इसको पॉज करके लिखना। अगला जो डायग्राम है उसमें मैंने क्या किया, बच्चा को ऐसे खड़ा कर दिया। सो डायरेक्शन अपोजिट क्या सीखने को मिला, अभी भी आपको सीखने को मिला कि डायरेक्शन अपोजिट का एंगल कितना होगा, 180। बट अब बच्चा क्या कर रहा है, देखो आप, वो बच्चा जो है काफी चालाक था, उसने क्या किया, हाथ को ऐसे फैला दिया, उसने हाथ को ऐसे कर दिया है। अब क्या हुआ देखो आप, फिर पापा मम्मी आगे, उन्होंने बच्चे को खींचा, उन्होंने फोर्स लगाया, और ये बच्चा बीच में खड़ा हुआ है। उन्होंने जो फोर्स लगाया देखो, ये बेटा देखो, ये है आपके पापा जो आपको इधर खींच रहे हैं। और पापा ने आपके ऊपर कितना फोर्स लगाए थे, पापा ने आपके ऊपर फोर्स लगाया था F1, जिसका मॉड कितना था, 50 न्यूटन, है ना। और फिर मम्मी का ताकत ज्यादा है, मम्मी जो है यूं आए और इधर से मम्मी ने फोर्स लगाया। कैसे दिखाऊं, ये देखो, ये मम्मी जो है फोर्स लगा रहे हैं। सो मम्मी जो है आपको खींचा, अब दोनों आपको एक ही तरफ खींच रहे हैं। आपके पप्पा जो है जिस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, मम्मी भी उसी डायरेक्शन में खींच रहे हैं आपको। मम्मी जो फोर्स लगा रहे हैं, मैंने इसको क्या माना था, F2 वेक्टर। अब सोचिए आपको दोनों एक तरफ खींच रहे हैं, दैट मींस दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया है। दैट मींस ये कहानी में अगला मोड क्या ले लिया कि F1 का डायरेक्शन और F2 का डायरेक्शन क्या है, सेम है। F1 का डायरेक्शन राइट को है तो F2 का डायरेक्शन भी राइट को है। सो क्या बोलेंगे आप, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया है, तो क्या करेंगे, यहां पे एंगल आप क्या बोलेंगे, क्या इसको 0 डिग्री लिख दो, क्या 0 डिग्री होगा। अब सही सोच रहे हैं, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन ही क्या हो गया, सेम हो गया। यहाँ पे डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, समझ पा रहे हैं। ये दोनों मार्कर को थोड़ा देखिए, ये दोनों मार्कर को देखिए, या तो एक रेड कलर का मार्कर ले लेता हूं। सो अच्छे से देखिए, ये मार्कर देखिए, अगर मैं दोनों मार्कर को दोनों वेक्टर बना दूं, ये दोनों वेक्टर बन गए हैं। अगर मैं डायरेक्शन उल्टा ले लूं तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री। अगर मैं इसको पास लाया, दोनों का डायरेक्शन सेम कर दिया, देखो ये क्या है, टेल से टेल मिला हुआ है, टेल से टेल मिला है, ये क्या है, एंगल है। अगर मैं डायरेक्शन को सेम कर दूं तो एंगल कितना हो गया है, 0 हो गया है। यस बेटा, अगर डायरेक्शन सेम हो गया तो एंगल क्या होगा, 0 हो जाएगा। फाइन, यस। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए जो मैं बता रहा हूं। अब इस कहानी समझने के बाद अब आपको क्या समझ में आया, इस कहानी से क्या समझ में आया कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम कैसे डिटरमाइन करें, वो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। इसको इरेज कर दिया, आप लिख लेना। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमें डिटरमाइन करना है। सो कैसे हम एंगल को डिटरमाइन कर सकते हैं, यहां पे लिख रहा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, लिखा देखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is determined in between their क्या डायरेक्शंस। ये आप जरूर ध्यान में रखिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज डिटरमाइंड इन बिटवीन देयर डायरेक्शंस। इस पॉइंट को ध्यान में रखो, डायरेक्शन होना जरूरी है। अभी तो मैं आपको समझाया, दोनों मार्कर लेके समझाया। और दूसरी बात एक छोटा सा ट्रिक्स भी आपको बता दिया। ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स है टेल से टेल मिलाना। देखो बेटा, मैंने एक सिंपल सिचुएशन ले रहा हूं। ये एक वेक्टर है, सपोज ये ए वेक्टर है, और ये कौन सा, ये है बी वेक्टर।
ए वेक्टर और बी वेक्टर, देखो आप ये दोनों वेक्टर आपके सामने दिया है। एक छोटा सा क्वेश्चन सपोज आपके सामने आ गया है और आपके ये जो एंगल है, दिस एंगल इज गिवन एज 120 डिग्री। आपके एंगल 120 डिग्री दिया है और क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों के बीच एंगल क्या होगा, ये आपको पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? क्या इस क्वेश्चन का आंसर 120 होगा? बताओ बच्चे, क्या इसका आंसर 120 होगा? नहीं, ऊपर क्या लिखा है देखिए, ईच डिटरमाइन इन बिटवीन देयर डायरेक्शंस। आपको देखना है ए का डायरेक्शन किधर है और बी का डायरेक्शन किधर है, उसको आप देखिए। सपोज मैंने वही मार्कर लेके आपको समझाना चाहता हूं। देखो बेटा, ए का डायरेक्शन जो है ना वो इस तरफ है। ये किसका डायरेक्शन है? ये ए का डायरेक्शन है। और ये किसका डायरेक्शन है? ये बी का डायरेक्शन है। देखो आप, अब देखिए, ये ए का डायरेक्शन है और ये बी का डायरेक्शन है। और अभी मैंने आपको क्या बताया, आपको एंगल हमेशा दो डायरेक्शन के बीच मेजरमेंट करना चाहिए। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। ये होगा 60 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर 120 नहीं है, इसका आंसर क्या है? 60 है। समझ पा रहे हैं? तो दैट मींस अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर लूं तो ये क्या देगा, ये किसका डायरेक्शन देगा? इसको एक्सटेंड करने से ये आपको देगा ए का डायरेक्शन। तो ये जो है ये होगा थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। करेक्ट? तो ये ए का डायरेक्शन और ये बी का डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन के बीच एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री। 120 नहीं है। तो स्कूल में जब आप काम करते हैं, जब स्कूल में एंगल निकालते हैं, आप लाइन के बीच में एंगल निकालते हैं। कंफ्यूज मत होना, लाइन के बीच एंगल और वेक्टर के बीच एंगल में डिफरेंस है। यहां वेक्टर है, ये कोई सिंपल लाइन नहीं है, इनको डायरेक्शन है, इसलिए हम डायरेक्शन का बात कर रहे हैं। या तो जो ट्रिक्स बोला था, ट्रिक से क्या बोला था? एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है? टेल से टेल मिलाना, टेल से टेल मिलाना। ये क्या लिखा? टेल से टेल मिलाना, ये भी एक ट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है? आप ना ए को आगे बढ़ाओ। अगर हम ए को आगे बढ़ाते हैं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। हम वेक्टर को ट्रांसलेट कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा, ना उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा ना उसका डायरेक्शन बदलेगा। ओके, सो टेल से टेल मिलाने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे वेक्टर क्या? ट्रांसलेशन। व्हाट इज वेक्टर ट्रांसलेशन? वेक्टर ट्रांसलेशन का मतलब है वेक्टर को एक जगह से और एक जगह लेना और ऐसे लेना ताकि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ना बदले। मैग्नीट्यूड भी बदलेगा नहीं और डायरेक्शन भी नहीं बदलेगा, तो मैं कैसे ट्रांसलेट करूंगा? उसके लिए डायग्राम देखो आप। इसलिए मुझे ऐसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा कि ये है ए वेक्टर, ए को मैं आगे ले लिया। जो ए था, ए पहले यहां था और यहां से मैंने ट्रांसलेट करके आगे ले लिया। ये हो गया है ए वेक्टर। फाइन। सो ये है ए वेक्टर और बी वेक्टर एज इट इज वैसा ही है, बी वेक्टर वैसे ही है। सो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सोचिए जब ये ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट दैट मींस इसको आगे ट्रांसलेट करने से क्या हुआ? तो टेल से टेल मिल गया, है ना? कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं सर, मैं ए को आगे नहीं लूंगा, मैं बी को पीछे लूंगा। यस, वो भी चलेगा। अब बी को भी पीछे ले सकते हैं, बी को पीछे लेके भी टेल से टेल मिला सकते हैं। बस आपका काम क्या है? टेल से टेल मिलाना। बट ये काम करते टाइम वेक्टर को ट्रांसलेट करना। वेक्टर को ट्रांसलेट करने से उसका कुछ नहीं बदलता, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, डायरेक्शन नहीं बदलता। देखो ना, ये अगर वेक्टर है, ये अगर आपके सामने एक वेक्टर है, मैं इसको ट्रांसलेट करना चाहता हूं, तो मैं कैसे ट्रांसलेट करूंगा? मैं ना ऐसे ट्रांसलेट करूंगा, ऐसे ट्रांसलेट करूंगा, ऐसे ट्रांसलेट करूंगा ताकि उसका डायरेक्शन वही रहे। ओके, डायरेक्शन चेंज ना हो, मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो मैंने ए को ट्रांसलेट करके आगे ले लिया, तो टेल से टेल मिल गया। जब टेल से टेल मिल गया ना, तो आपका एंगल मिल गया कितना? 60 डिग्री, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। व्हाट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? ये क्वेश्चन था और आपका सॉल्यूशन सामने है। अब कुछ भी तरीके से ध्यान में रखिए, या तो दो डायरेक्शन के बीच एंगल लेना या तो टेल से टेल मिलाना। इस चीज को लेके आप हमेशा आंसर देना। समझ पा गए आपको? सो दिस इज हाउ वी कैन स्पेसिफाई एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके बेटा, इसको भी आप अच्छे से लिख लीजिए। सो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया है, सो फिर हम जो है इसके आगे क्या पढ़ने वाले हैं? इसके आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम क्या है? वेक्टर एडिशन। हम वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे? वेक्टर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं? अरे
आप सोच सकते हो कि अरे एडिशन क्या है, ये तो मैंने पहले से सीखा हूं। कोई बच्चा बोलेगा कि मैंने तो बचपन में एडिशन सीखा हूं, अब कैसे एडिशन सीखने वाला हूं। नहीं बेटा, बचपन में जो एडिशन सीखा था वो कौन सा एडिशन था मालूम? वो था स्केलर एडिशन। मैं आपको वेक्टर एडिशन के रूल सिखाने वाला हूं। यस, याद है बचपन में एडिशन कैसे सीखा था? वैसे कुछ रूल्स है जो मैं आपको अगले क्लास सिखाऊंगा। करेक्ट, आज टाइम हो गया है। सो नेक्स्ट क्लास जो है हम वेक्टर एडिशन के बारे में सीखेंगे, कई सारे रूल्स हम सीखेंगे। ओके बेटा, सो ये जो वीडियो लेक्चर से इसको अच्छे से लर्न किया ना, अच्छे से लर्न करके इसको लिखना, नोटबुक लिखना, इसको रिवाइज करना। ठीक है, थोड़ी देर में आपको छोटे छोटे जो होमवर्क्स भी आपको मिलने वाले हैं, होमवर्क सॉल्व करके जो आपको नंबर दिया है, जो हेल्पलाइन नंबर हम दे रहे हैं गुरुकुल क्लासेस की तरफ से, जो हेल्पलाइन नंबर दिया है उस पर फोन करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, सो चलिए, सो आज के क्लास में इतने रहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। देखो बेटा, आप सभी को मैं देख नहीं पा रहा हूं, फिर भी मैं आपको महसूस कर पा रहा हूं। ऐसे लग रहा है जैसे आप क्लास में हैं, ऐसे लग रहा है जैसे क्लास में हैं। हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा, लॉकडाउन खुलने के बाद हम सभी लोग फिर क्लास में मिलेंगे, क्लास में मुलाकात होगा, फिर हम डायरेक्टली आपसे इंटरेक्शन कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, डाउट सेशन में आपको अटेंड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।